विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में राज्यसभा के बारे में कर रहे थे हम लोग। आज राज्यसभा के बारे में कुछ जो परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य होते हैं वो बता रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको सांसदों की सदस्यता के अंत के बारे में बताना कि किस प्रकार होती है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में नंबर 1, सबसे पहले भारतीय संविधान जब लागू हुआ, कब हुआ भारतीय संविधान लागू? 26 जनवरी 1950। यहां पर भी दो चीजें आती हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अगर अंगीकृत पूछा है तो आपने बोलना 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विधि दिवस, या संविधान लागू को अंगीकृत करने वाला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से राज्यसभा का गठन किया गया। आपको डेट याद करनी पड़ेगी, 3 अप्रैल 1952। जब आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ, आपने बोलना है 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। पहली बैठक जब पूछेगा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, अच्छा अभी राज्यसभा नहीं बोलते हैं स्टार्टिंग में, इसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोलते हैं। दरअसल इसका नाम राज्यसभा कब होता है? 1954 में जाके होता है। ठीक है, तो आपने बोलना है कि मैंने कहा अगर पूछेगा गठन कब हुआ तब आपने बोलना 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अगर पूछेगा पहली बैठक कब हुई तो आपने बोलना 13 मई 1952 को। कब हुई? 13 मई 1952। फिर दोबारा 13 मई 1952 याद करना पड़ेगा पहली बैठक। ठीक है, पहले सभापति कौन थे? तो भाई देश के जो पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो क्योंकि उपराष्ट्रपति थे पहले, तो वही सभापति थे राज्यसभा के। क्योंकि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो पहले उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 23 अगस्त 1954 की डेट याद करनी है। 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सदन में घोषित किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। यानी 1954 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोला जाता था। 1954 यानी डेट 23 अगस्त 1954 के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन अगर पूछेंगे कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, तो वो बोलना है आपने 17 अप्रैल 1952। देखो डिफरेंस कितना है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी, 17 में से 3 घटा दीजिए, कितना हुआ? 14 दिन बाद। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद, यानी 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो 13 मई 1952 कॉमन है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठकें 13 मई 1952 को हुई है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो 13 मई 1952 के 50 साल बाद कब आए? 50 साल 2002 में आया, स्वर्ण जयंती मनाई। फिर संसद ने क्या मनाई? स्वर्ण जयंती मनाई गई, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। तो माना कभी पूछ ले कि स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया, तो आंसर 13 मई 2002 को मनाया गया। क्योंकि 2002 को कितने साल हो रहे थे पूरे? कितने साल पूरे हो रहे थे भाई? हाँ जी, 50 साल पूरे हो रहे थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ये प्लैटिनम, ये डायमंड जुबली कितने साल बाद मनाते हैं? आज से 25 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि डायमंड जुबली कितने साल में मनाते हैं, प्लैटिनम जुबली कितने साल में मनाते हैं। तो यही तो बात है, एक बार चेक कीजिए डायमंड जुबली कितने साल में मनाते हैं। आप बोलते हैं ना ठीक है सिल्वर जुबली हो गया, गोल्डन जुबली हो गया, डायमंड जुबली से क्वेश्चन पूछा और अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा उसका। चेक कीजिए, 60 साल में मनाया जाता है हीरक जयंती। कितने साल में मनाई जाती है? हाँ, तो आप तो 25 करके चल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हीरक जयंती मनाई जाती है 60 साल में। ठीक है, और प्लैटिनम जुबली कब मनाई जाती है भाई? हाँ, प्लैटिनम जुबली मनाई जाती है 70 साल में। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले 20-25 साल पहले पूछती थी, अब नहीं पूछती यूपीएससी। ठीक है, राज्यसभा के बारे में और कुछ ऐसे उपयोगी तथ्य बता देता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि वो स्थायी सदन है। कहां लिखा हुआ, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ, बताया था आपको याद करने के लिए, आर्टिकल 83 में लिखा हुआ, चेक कीजिए। आर्टिकल 83 में लिखा हुआ राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि वह एक स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वर्ष ज्यादा अच्छा शब्द है, बजाय कि 6 साल बोलो, उससे अच्छा बोलो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। ऐसा कौन सा सदन है जिसके सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते? आंसर, राज्यसभा के सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते, क्योंकि एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल बाद क्या हो रहे होते हैं? रिटायर हो रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं। ठीक है भाई, लोकसभा के तो एक साथ चुने जाते हैं ना, अब इलेक्शन है तो एक साथ चुने जाएंगे सब। ठीक है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। जब मैंने बोल दिया सभी सदस्यों द्वारा, तो यानी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड शब्द तो हट गया, कारण यह है कि 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 खत्म। ठीक है। और राज्यसभा के भी कौन? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, यानी 233 सदस्य तो हमारे इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा में, और 12 सदस्य क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये दोनों ही भाग लेते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इतना समझ में आ गया। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये बोलना जरूरी होता है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनसीआर दिल्ली, पुदुचेरी, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गया? वहां पर नॉमिनेटेड के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया राष्ट्रपति में। ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करना पड़ता है। अगर राज्यसभा का सभापति का पद भी रिक्त है, उपसभापति का पद भी रिक्त है, तब कौन बैठेगा? आंसर, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को राज्यसभा के ही सदस्यों में से। किसमें से? राज्यसभा के सदस्यों में से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो आपने बोलना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मैंने कहा अब ये निर्वाचित बोलना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटेड वाला सिस्टम खत्म हो गया, 333 भी खत्म हो गया, एक एंग्लो इंडियन नहीं अब नॉमिनेट होता है ना। तो चलो फिर भी बोलते हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अतः इसके चुनाव का जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, वो इनको चुनकर भेजते हैं। इसलिए इनका इलेक्शन हम बोलते हैं इनडायरेक्ट होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा क्यों लोकप्रिय सदन है? भाई हम डायरेक्ट चुन रहे हैं उनको, डायरेक्ट प्रतिनिधि। अब वो प्रतिनिधि कैसा भी हो, है ना, अगर हमने चुन लिया, अगर वो 2 साल से कम जेल में रहा है और हमने फिर भी चुन लिया, तो फिर वो क्या है? सांसद है। फिर वो क्या है? वो भले ही वो क्या बोलते हैं 1 साल 9 महीना जेल रह के आया हो, लेकिन हमने चुन लिया ना, हमने मैंडेट दिया उसको। ठीक है। अगला, राज्यसभा में को 2 आर्टिकल मैंने बताए थे बड़े इंपॉर्टेंट है जो उसकी शक्तियां हैं, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। 249 से क्या करता है? राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को अधिकार दिला सकता है राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का, क्या करने का। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसको है? आंसर, राज्यसभा को है। किस आर्टिकल से है? 249 से है। एक और पूछता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को है। 312 आर्टिकल 312 का प्रयोग करके क्या वो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है। राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है, वो अपना त्यागपत्र
अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये खास ध्यान देना, उपसभापति मत लिख देना। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूं कि अभी तक राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं। तो कल भी बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर श्री श्यामनंदन मिश्र रहे हैं दिसंबर 1969 से मार्च 1971 तक। कौन रहे हैं? श्री श्यामनंदन मिश्र रहे हैं। फिर उसके बाद श्री MS गुरुपद स्वामी रहे हैं। फिर श्री कमला प्रसाद त्रिपाठी रहे हैं। फिर भोला पासवान शास्त्री रहे हैं। फिर श्री कमला प्रसाद त्रिपाठी रहे हैं। अब कमला प्रसाद त्रिपाठी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2 बार रहे हैं। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं 1980 में आडवाणी जी रहे हैं। P शिवशंकर रहे हैं। MS गुरुपद स्वामी ये फिर दोबारा रहे हैं, 2 बार। क्या रहे हैं? तो 2 बार, जो 2 बार रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट करना है आपने। तो श्री MS गुरुपद स्वामी रहे हैं, श्री S जयपाल रेड्डी रहे हैं, श्री सिकंदर बख्त रहे हैं। कौन रहे हैं? सिकंदर बख्त रहे हैं। श्री शंकर राव बलवंत राव चौहान। कौन? शंकर राव बलवंत राव चौहान ये रहे हैं। फिर सिकंदर बख्त रहे हैं, और फिर सिकंदर बख्त 2 बार रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे हैं भाई। क्या रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह रहे हैं। अरुण जेटली जी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद रहे हैं। और इस समय जो है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। कौन? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? थम्बी दुरई। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन। अब इस लिस्ट में 2 बार विपक्ष के नेता कौन रहे हैं तो मैं बता दूं आपको। एक कमला प्रसाद त्रिपाठी रहे हैं, एक MS गुरुपद स्वामी रहे हैं, एक सिकंदर बख्त रहे हैं। इसके अलावा कोई दिख रहे हैं जो 2 बार राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हों? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा में किन लोगों ने 2 बार विपक्ष के नेता के रूप में क्या किया है? कार्य किया है। तो मैंने कहा 3 आंसर आएंगे, मतलब 3 लोग होंगे। वो कौन होंगे? गुरुपद स्वामी जी होंगे, MS गुरुपद स्वामी जी, कमला प्रसाद त्रिपाठी जी होंगे, और कौन होंगे? श्री सिकंदर बख्त जी होंगे। इतना समझ में आ गया? अरे इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। कमलापति, मैंने क्या बोला? कमला प्रसाद नहीं, कमलापति त्रिपाठी जी। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी जी। इतना समझ में आ गया? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं कि सांसदों की सदस्यता का अंत कैसे होता है। सांसदों की सदस्यता का अंत कैसे होता है? तो सांसदों की सदस्यता का अंत आर्टिकल 101 में जाना पड़ेगा आपको। कहां जाना पड़ेगा? संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों के रिक्त होने के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत अर्थात उनका स्थान संसद में रिक्त हो जाता है। उनका स्थान संसद में। नंबर 1, अब इसको ध्यान से सुनना भाई। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। भाई लोकसभा के लिए भी चुना गया, राज्यसभा के लिए भी चुना गया, तो उसको एक जगह से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा में कोई हो, ठीक है, और लोकसभा के इलेक्शन में क्या मिल जाए? टिकट मिल जाए, लोकसभा में जीत जाए तो राज्यसभा की सदस्यता क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित कर लिया जाता है तो उसे एक स्थान रिक्त करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें क्या हो जाएंगी? रिक्त हो जाएंगी। बल्कि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कितने समय में। जो बड़े नेता होते हैं उन्हें थोड़ा भय होता है, इसलिए उन्हें 2 जगहों से लड़ाया जाता है। कहां से? माना कोई पार्टी सुप्रीमो है और पता चला पार्टी जीत गई और पार्टी सुप्रीमो क्या हो गया? हार गया, फिर बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है भाई। इसलिए 2 जगहों से लड़ाया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि पार्टी के जो सुप्रीम होते हैं वो दोनों जगहों से भी हार जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये समझ में आया? तो फिर समझ ली लगभग पॉलिटिकल कैरियर समाप्त। पर फिर पता नहीं कुछ क्षमताएं होती हैं इन लोगों के अंदर, फिर दोबारा पता नहीं कैसे आ ही जाते हैं, है ना।
दिख ही जाएंगे इस बार। तो यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित कर लिया जाता है तो उसे एक स्थान रिक्त करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें क्या हो जाएंगी, रिक्त हो जाएंगी। आपने बताना कितने दिन के अंदर रिक्त करनी होती है, क्योंकि वहां पर फिर दोबारा इलेक्शन होगा, वहां पर उसी की पार्टी का एक व्यक्ति क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। देखो ना कितना वो करना पड़ता है अपने बड़े नेता के लिए। एक छोटा सांसद होगा वो क्या करेगा, उसके लिए सीट छोड़ेगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे वहां पर। समझ में आया? ठीक। अनुच्छेद 101 के 4 में लिखा है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, यहां पे भी होता है 60 दिन तक अगर आप लगातार अनुपस्थित हो तो आपकी सदस्यता समाप्त। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर 60 दिन। तो आपने 60 दिन याद रखना है। अभी तक लगातार आप 14 दिन याद करते आ रहे थे, यहां पर आपको पहली बार क्या याद करना है, 60 दिन। क्या याद करना है कि 60 दिन तक अगर आप एब्सेंट रहे तो आपकी सदस्यता समाप्त। ठीक। नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित थे। कितनी? तो आपने हमदर्द जी का नाम याद करना, बरजिंदर सिंह हमदर्द। तो भाई बने क्यों थे जब 60 दिन तक आपको लगातार अनुपस्थित रहना था? और कई सांसद हैं राज्यसभा में ऐसे जाते ही नहीं है बैठकों में, खाली अपनी सदस्यता बचाने के लिए क्या करते हैं, 50 दिन एब्सेंट रहते हैं, फिर 2-4 दिन और चले जाते हैं, फिर जाते ही नहीं है। भाई मत जाओ, हमारे कई युवा बेरोजगार हैं, उनको भेज देते हैं अगर आपके पास समय नहीं है ना। और अगर आपको भेजा गया है राज्यसभा में तो कृपया बैठकों में बैठिए। क्या कीजिए? तो बरजिंदर सिंह हमदर्द जी का नाम याद रहेगा, ठीक है, पहले सांसद हैं, ठीक है, राज्यसभा से इनको। फिर अगला बोला कि यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल के एक साथ सदस्य चुन लिया जाता है तो वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य के विधानमंडल की सदस्यता को नहीं छोड़ता है तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, अभी आप इलेक्शन में देखेंगे कुछ विधायक ऐसे होंगे यहाँ के या कहीं किसी राज्य के जिन्हें सांसद का टिकट भी मिलेगा, और वो अगर सांसद ही भी जीत गए, माना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़नी पड़ेगी वहां जाने के लिए। और अगर नहीं छोड़ते हैं यहाँ वाला तो फिर वहां वाला समाप्त हो जाएगा। बोलेंगे कि भाई अब तुम क्या करो, एमएलए ही बनो। क्या बनो? तुम वहीं रहो राज्य में, तुम अभी क्या छोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है। अगला, यदि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति में सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह सदस्य नहीं रह जाता। जैसे अगर कोई सदस्य किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, यार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, क्या हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसमें बोल रखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और आप अचानक विदेश यात्रा गए, वहीं से आपने गुपचुप तरीके से क्या कर दिया, वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, नागरिकता ले ली और यहाँ किसी को बताया नहीं और खुलासा हो गया कि पता चला ये जो सांसद हैं इनकी वहां कहाँ यूके में नागरिकता ले रखी है, तो आपकी सांसदी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी उसी समय। ठीक है, योग्यता इसको बोलते हैं। या फिर पता चला कि गुपचुप तरीके से क्या कर रहे हैं, अति दुर्गम क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां से भी सैलरी ले रहे हैं, वहां एक आदमी बिठा रखा, ठीक है, खुद क्या कर रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, उसे 10,000 रुपए देके बोल रखा भाई रोज क्या करना, जो भी है पढ़ाना ही जरूरी थोड़ा है, शिक्षकों को क्यों बोल रहे हो आप, कोई और भी तो हो सकती नौकरी। तो आपने अगर लाभ का पद धारण कर रखा है तो भी आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या दिवालिया हो गए, पागल हो गए, तो भी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ऐसा होता है, मैंने कहा दिवालिया पागल, दिवालिया जल्दी से होते नहीं है ना। ए गुड बिजनेसमैन पुट्स वन एग इन डिफरेंट बास्केट। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो अपने जो एक ही टोकरी में नहीं रखता अंडे, अलग अलग टोकरियों में रखता है। कितनी जगह छापे मारेगी ईडी, कितनी जगह छापे मारेंगे कौन भाई, कितनी जगह छापे पड़ेंगे, कितना वसूल लोगे। एक जगह और है स्विस बैंक, वहां पर भी होगा पैसा,
जब यहां से सब वसूली हो जाएगी माना, तो फिर स्विच बैंक में रखा हुआ होता है, और वो जो डिजिट होती है वो 10-15 के उसमें होती है क्या, वो ऐसे नहीं होती हमारी तरह की कितने हैं अकाउंट में, की कितने हैं अकाउंट में, हाँ 4-5 हजार रुपए होंगे ना, ऐसे नहीं होते वो, फिर वो किसमें होंगे। चलो, मतलब उसमें अगली अगली 70 पीढ़ियां आराम से पल जाएंगी, इतना होता है। चलो, राष्ट्रपति उसे चुनाव आयोग की सलाह से संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा सकता है। क्या कर सकता है? मैंने कहा था कि अगर संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न खड़ा होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? आंसर राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मैंने एक साथ में एक चीज और बोली थी कि दल बदल के आधार पर यदि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? अब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। ठीक है। अगला, यदि वह लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के मामले में सभापति को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है। यदि वह 10वीं अनुसूची में उपबंधित दल बदल कानून के अधीन लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति द्वारा योग्य ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अभी आगे चलकर पढ़ना है हमने कि ये दल बदल होता क्या है। ये आपने अपने राज्य में भी देखा है, यहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा है। दल बदल का मतलब अनुसूची 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी का समय था, सीधे साधे व्यक्ति थे, राजनीति का ज्यादा उन्हें पहले अनुभव नहीं था, तो बोला गया भाई एक बड़ा नेता क्या हो गया है, चला गया है, तो अब क्या हो सकता है? दल बदल हो सकता है। इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया 10वीं अनुसूची में। उसमें समय समय पर क्या किए गए? संशोधन किए गए। और संशोधित वाला पढ़ना है आपने। क्या करना है? कहीं आप पुरानी किताब मत पढ़ लेना कि पुरानी किताब में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था। पुरानी दवाइयां, पुरानी किताबें खतरनाक होती हैं कई बार। क्या होती हैं? नया संशोधन सहित जो एंटी डिफेक्शन होगा वो पढ़ना है। तो आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी। ठीक है। अगला मैं बता देता हूं कि संसदीय विशेषाधिकार होते हैं भाई, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं कुछ, जो कि हमने कहां से ले रखे हैं? ब्रिटेन के संविधान से ले रखे हैं। कहां से? जैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वैसे ही हमारे संसद सदस्यों को भी क्या होते हैं? विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार, ये अगला टॉपिक है। ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आपके सिलेबस में, क्योंकि मैं खाली एक स्टेट को लेकर नहीं चलता हूं। पहला जो मेरा प्रयास है वो तो उत्तराखंड को कवर करना है, लेकिन अगर अदर स्टेट का भी आप पेपर दे रहे हैं तो उसके सिलेबस में अगर लिखा है संसदीय विशेषाधिकार तो फिर वो मेंस का क्वेश्चन है। क्या है? तो संसदीय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कहां मिलेंगे आपको? सबसे पहले ये ध्यान रखना, आर्टिकल 105 में। क्या 105 में लिखा हुआ है कि संसद तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में। आर्टिकल 105 क्या है? संसद के, पहले तो संसद, खुद संसद तथा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में। इसके बारे में दो चीजें बोलनी है आपने, संसद और संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में है 105 में। ठीक है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रदत्त प्रमुख विशेषाधिकार बता रहा हूं मैं। नंबर 1, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। ऐसा होता है कि संसद का सत्र चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सत्र है, आज वोटिंग होनी है, सुबह ही मतलब एक दिन पहले आप पे आरोप लगा दिया किसी सिविल मामले में। क्या कर दिया? लगाया जा सकता है, और वो सिद्ध भी हो गया गलती से, माना, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सत्र के 40 दिन पूर्व या पश्चात। लेकिन अब आपने कहा मैं तो विशेषाधिकार संपन्न हूं, पता चला आप संसद में आते हुए 2 लोगों को क्या चाकू मार के आ रखे, तो वहां पर नहीं मिलेगा। किस पर मिलेगा? सिविल मामले में। आपराधिक मामले में छूट प्राप्त नहीं है। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना यथास्थिति, अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के सभापति को। और ऐसा क्यों किया गया मैंने बता दिया कि सत्र चल रहा है यार,
आज वोटिंग होनी है, आपको सिविल मामले में फंसाकर पहले क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, तो फिर एक वोट से पता चला गड़बड़ हो गया वहां। सिविल मामले में इसलिए क्या दी गई है, छूट दी गई है, 40 दिन पूर्व 40 दिन पश्चात, जब सत्र चल रहा हो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। माना आप सांसद हो, क्या हो, और मुझे पता है कि सत्र अब 4 महीने बाद क्या करना है, सत्र चलना है। मैंने क्या किया, आप पे केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया। न्यायालय ने आपको सम्मन भेजा, आप नहीं गए, दूसरा सम्मन भेजा, नहीं गए, तीसरे सम्मन मैंने उस समय भेजा जब सत्र चल रहा है, क्या, और आप नहीं गए। तो वैसे तो ये होता है कि 3 बार सम्मन भेज दिया न्यायालय ने, तो अब तो भाई क्या करना पड़ेगा, जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। अब पता चला सत्र चल रहा है और उस समय आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो भाई अंदर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए बोला गया कि न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? ये तो पता है ना, आप जब आप बोलते हो कि मैं साक्षी हूं इस घटना का, माना कोई घटना है, उसके आपने साइन कर दिए कि मैं साक्षी हूं। अब साक्षी को 3 बार सम्मन भेजा जाता है, 3 बार नहीं गए तो फिर चौथी बार में क्या माना जाता है, पकड़ कर ले जाया जाता है कि आपने लिखा था कि मैं साक्षी हूं, करो, साक्ष्य दो। समझ में आ गया? तो सत्र के दौरान किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? अगला, संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आर्टिकल 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय जबकि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा हो। भाई आपने ना 2 आर्टिकल एक साथ पढ़ने, एक आर्टिकल 121 और एक आर्टिकल 122। आप डायरेक्ट में जाइए, आर्टिकल 121 और 22 को देखिए एक साथ। तो आर्टिकल 122 में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है? हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। संसद में भी पूर्ण स्वतंत्रता है और साथ में समितियों में, जो संसद की समितियां होती हैं, वहां पर भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, कभी कभी सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, वहां तक बोल देते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए, और खासकर तब जबकि व्यक्ति कौन हो, प्रधानमंत्री हो देश का। क्या हो? देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वो देश के एक तरह से क्या है, रिस्पेक्ट है भाई, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्या है, वो हम सब की प्रॉपर्टी है, तो उनके बारे में अपशब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन कभी कभी इसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है। ठीक है, किंतु 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय जबकि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा। अगर ये पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर 121 122 एक साथ पढ़ना। साफ साफ बोल रखा कि न्यायालय की चर्चा संसद में नहीं होगी, संसद की चर्चा न्यायालय में नहीं होगी। तो समझ में आ गया? ठीक है। संसद को सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने और दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। संसद को सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार है। क्या है? दंडित करने का भी अधिकार है। संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का भी अधिकार है। वैसे संसद में तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा होगा आपने, कुछ पुलिस कर्मियों को और साथ में डीएम साहब को बुलाया गया, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई, कुछ विशेषाधिकार हनन का मामला था, कुछ ऐसा था, देख लेना एक बार यूट्यूब में। ठीक है, संसद के अंदर तो नहीं देखा मैंने अभी। अगला, संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना संसद के परिसर में किसी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी भी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
लेकिन आप जूते में छुपाकर स्मोक बम लेके जाओगे और संसद के अंदर वो करोगे तो अनुमति मिलेगी मिलेगी अध्यक्ष की, है ना। अगला, किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन, प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को, किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियों को संबद्ध सदन के पटल पर रखे जाने के पूर्व प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। जब तक पटल पर नहीं रखा उससे पहले आप उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रकाशित नहीं कर सकते। संसद को महत्वपूर्ण विषयों पर अपना गुप्त सत्र चलाने का भी विशेषाधिकार प्राप्त। क्या? गुप्त सत्र चलाने का भी विशेषाधिकार है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 194 के तहत उन शक्तियों में विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त है। तो आपने दो आर्टिकल एक साथ पढ़ने हैं भाई। जो विशेषाधिकार है आपने 105 पढ़ना है और साथ में आर्टिकल 194 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 105 को 194 के साथ जब आप पढ़ेंगे तो 105 हो गया संसद और संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, और 194 हो गया विधानमंडल और विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर के सदस्यों के, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, है ना, उनके विशेषाधिकार कहां पर दिए गए हैं? 194 में दिए गए। याद रहेगा 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैं बोल रहा हूं मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा के विशेषाधिकार दे रखे। क्लियर? अब अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया कैसे चलती है। ठीक है।